हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीखने की सीरीज़ में आज एक नई क्लास है। उम्मीद है आपने प्रीवियस सभी वीडियोस पूरे देखे होंगे। यदि उनमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप मैसेज करिए। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगा, उनका रिजोल्यूशन आपको बताऊँगा। अब आज हम एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और कुछ बेसिक्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर जो भी टर्म्स आती जा रही हैं आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए और धीरे धीरे आप अपना आप सीख जाओगे। जैसे जैसे आप क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपको खुद आ जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। तो आज मैं जो बात बताऊँगा इसमें सबसे पहले जो टॉपिक्स मैं कवर करूँगा वो होगा एस्पेक्ट ऑफ राशि। यहाँ पे राशियों की दृष्टि होती है। पाराशरी में ग्रहों की दृष्टि होती है, तो आप जानते हैं ग्रहों की किस तरीके से दृष्टि होती है। देखिए, कोई भी ग्रह अपने से, हर एक ग्रह अपने से 7वें भाव को देखता है, तो वहाँ 7वें भाव में जो भी ग्रह बैठा हो या भाव को देखेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, यहाँ पे मरकरी है, तो मरकरी मीन्स बुध अपने से 7वें भाव मतलब अपोजिट भाव को देखता है। ऐसे ही जुपिटर या गुरु, मार्स या मंगल, शनि या सैटर्न की और भी दृष्टियां होती हैं। वो 7वें भाव के अलावा और भी भावों को देखते हैं। जैसे मंगल अपने से 4थे भाव को, अपने से 8वें भाव को भी देखता है 7वें भाव के अलावा। तो यहाँ पे जैसे मंगल बैठा हुआ है तो अपने से ये 7वें भाव को तो देखेगा ही, ये भाव 7वां है, मगर ये अपने से चौथे 1 2 3 4 4th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। सिमिलरली जो जुपिटर या गुरु है वो 7वें भाव के अलावा अपने से 5th हाउस 5वें भाव और 9th हाउस मीन्स 9वें भाव को भी एस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर को हम देखें तो 1 2 3 4 5 5th हाउस को देखा इसने, 6 7 7th को भी देखेगा, 8th 9th। तो ये 9th 5th और 7th 5 7 9 दृष्टि होती है जुपिटर की। इसी तरीके से सैटर्न या शनि की दृष्टि होती है 3रा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव। तो यहाँ पे इस कुंडली के अंदर ये शनि बैठा हुआ है, तो शनि किस किस भाव को देखेगा, प्लेनेट को देखेगा। यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 इसको देखेगा, 4 5 6 7 इसको देखेगा, 8 9 10 10वें भाव को देखेगा। ये तो हुई ग्रहों की दृष्टि। क्योंकि मैं राशियों की दृष्टि बता रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रहों की दृष्टि भी बताना ठीक समझा। तो ये ग्रहों की दृष्टि है। मगर जब जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हम जाएंगे तो ग्रहों की दृष्टि को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में ग्रह एक दूसरे को नहीं देखते बल्कि राशि एक दूसरे को देखती हैं। तो यहाँ पे राशियों की दृष्टि हम यूज़ करेंगे। अब राशियों की दृष्टि जानने के लिए मैं बताऊंगा किस तरीके से हमें करना है। फिर हम यहाँ पर कई तरह की लग्न यूज़ होती हैं, अलग अलग तरीके की लग्न यूज़ होती हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, जिन्हें हम पद भी बोलते हैं कुछ एक लग्नों को। तो उन लग्नों के बारे में बात करेंगे तो वो होगी कारकांश लग्न, आरूढ़ या पद लग्न, उपपद लग्न, दारा पद, श्वास लग्न और हर एक भाव का पद। इस तरीके से इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। आप आराम से बैठ जाइए, नोटबुक ले लीजिए, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। और जो जिन लोगों को आता है वो भी इसको सरसरी नज़र से देख सकते हैं, उनका रिवीजन ही हो जाएगा। तो राशियों की दृष्टि के लिए जितनी भी राशि हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। मैं राशियों का नंबर बोलूँगा, आपको नंबर से राशियाँ मालूम ही होंगी। नंबर 1 एरीज या मेष होती है, नंबर 2 वृषभ या टॉरस होती है जिस पर 2 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 3 मिथुन या जेमिनाइन होती है, नंबर 4 कैंसर या कर्क होती है, 5 सिंह या लियो होती है, 6 वर्गो या कन्या होती है, 7 लिब्रा या तुला होती है, 8 वृश्चिक या स्कॉर्पियो होती है, 9 सेजिटेरियस या धनु होती है, 10 कैप्रिकॉन या मकर होती है, 11 को हम एक्वेरियस या कुंभ बोलते हैं और 12 को पाइसेस या मीन राशि बोलते हैं। अब इनको यहाँ पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कैटेगराइज किया हुआ है। राशियों को अब इस तरीके से नंबर से लिख दीजिए 1 2 3, फिर आ जाएगा 4 5 6 और इस तरीके से हम लिखेंगे। तो जो पहली कॉलम के अंदर आ रही हैं 1 4 7 10 1 4 7 10 एरीज,
कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, इनको चर या मूवेबल साइन बोलते हैं, चर राशि या मूवेबल राशि बोलते हैं। इसी तरीके से जब आप इसके दूसरे कॉलम में लिखने पर जो राशि आएंगी 2, 5, 8, 11, इन्हें स्थिर या फिक्स साइन बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पर जो तीसरे कॉलम में राशियां आ रही हैं इस तरीके से लिखने पर 3, 6, 9, 12, इन्हें द्विस्वभाव या डुअल साइन बोलते हैं। द्विस्वभाव राशि होती है, ये स्थिर है और ये चर राशि है। अब ये राशि एक दूसरे को देखती हैं, उसके क्या रूल्स या नियम है वो देखिए, आसान है बिल्कुल ही। इसमें जो मैंने चर में जो राशियां लिखी हुई हैं और स्थिर में जो राशियां लिखी हुई हैं, हम राशियों को जनरली नंबर से ही डील करते हैं। तो चर के अंदर जो राशियां हैं वो स्थिर वाली राशियों को देखती हैं और स्थिर के अंदर जो राशियां हैं वो चर राशियों को देखती हैं। चर में जो राशि हैं वो स्थिर को देखेंगी, स्थिर में जो राशि हैं वो चर को देखेंगी। किस तरीके से देखेंगी जरा ध्यान से देखिए। 1 साइन 5 साइन को देखेगा, 8 को देखेगा, 11 को देखेगा, मगर पास वाली स्थिर राशि को नहीं देखेगा। 1 साइन आपके 5 को देखेगा, 8 को देखेगा, 11 को देखेगा, मगर 2 को नहीं देखेगा। ऐसे ही 4 साइन जब यहाँ पे आ गया, 4 की आपको दृष्टि देखनी है तो 4 2 को देखेगा, 8 को देखेगा, 11 को देखेगा, मगर पास वाले स्थिर साइन को नहीं देखेगा। कहने का मतलब ये हुआ जो भी चर राशि है वो सभी स्थिर राशियों को देखती है मगर अपने पास वाली राशि पर दृष्टि नहीं डालती। जैसे आपका 10 साइन है तो 10 साइन 11 को नहीं देखेगा मगर बाकी की सभी स्थिर राशियों को देखेगा। दूसरा, इसी तरीके से जो स्थिर राशियां हैं वो चर राशियों को भी एस्पेक्ट करती हैं। तो स्थिर राशि 2 है तो वो सभी चर राशियों को एस्पेक्ट करेगी मगर अपने पास वाली राशि 1 को एस्पेक्ट नहीं करेगी, ये 7 को करेगी, 10 को भी करेगी। तो सभी चर राशियां स्थिर राशियों को, स्थिर राशियां चर राशियों को एस्पेक्ट करती हैं। हर एक राशि 3 और राशियों को एस्पेक्ट करती है, ये भी ध्यान रखना है आपको, 3 और राशियों को। तो चर राशियां सभी स्थिर राशियों को एस्पेक्ट करती हैं मगर 4 स्थिर राशियां हैं। मैंने कहा कि हर एक राशि 3 और राशियों को एस्पेक्ट करती है। तो क्या होता है कि जो भी राशि है चर वो अपने पास वाली स्थिर को एस्पेक्ट नहीं करेगी, बाकी तीनों को करेगी। जो स्थिर राशि है वो अपने पास वाली चर राशि को एस्पेक्ट नहीं करेगी, बाकी तीनों को करेगी। इस तरीके से ये एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो द्विस्वभाव राशि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है इसमें 3, 6, 9, 12, ये फिर एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। ये ना ही तो स्थिर को करती हैं ना ही चर को करती हैं, ये सभी एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। द्विस्वभाव राशियाँ जैसे 3 है वो 6 को एस्पेक्ट करेगी, 9 को एस्पेक्ट करेगी, 12 को भी एस्पेक्ट करेगी। ऐसे ही 6 है अपने आप को छोड़ के बाकी तीनों को एस्पेक्ट करेंगी। जो 6 नंबर की राशि है वो 3 को एस्पेक्ट करेगी, 9 को करेगी, 12 को करेगी। इसी तरीके से जो 9 नंबर की राशि है वो भी 3 को करेगी, 6 को करेगी, 12 को करेगी। तो हर एक द्विस्वभाव राशि दूसरी स्थिर द्विस्वभाव राशियों को एस्पेक्ट करते हैं। अब इसको मैं आगे बताता हूँ आपको। एक चार्ट लेकर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी राशि किसे एस्पेक्ट करनी है, हमें किस तरीके से देखना है, तो अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मुझे देखना है ये 1 साइन किसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये 1, 4, 7, 10 आपको पता है मूवेबल साइन है, ये चर राशि है, ये स्थिर राशियों को एक्सपेक्ट करेगा मगर स्थिर राशियों का आपको नंबर पता होना चाहिए। वो होता है 2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8, 11। सो इट विल नॉट एस्पेक्ट 2। 1 साइन 2 को एस्पेक्ट नहीं करेगा मगर बाकी सभी फिक्स साइन को एस्पेक्ट करेगा। तो 1 एस्पेक्ट करेगा 5 को, 8 को एंड 11 को। तो अब जब भी एस्पेक्ट देखना है तो हम कहेंगे कि 1 साइन इज एस्पेक्टिंग 5, 8, 11। इसी तरीके से आपको देखना है, देखिए डुअल साइन देख लीजिए, 3 किसको एस्पेक्ट करेगा। तो 3 को हमने देखा इट इज़ ए डुअल और द्विस्वभाव राशि है। सो द्विस्वभाव राशि बाकी तीनों द्विस्वभाव राशियों को एस्पेक्ट करेंगी। तो 3 साइन एस्पेक्ट करेगा 6 को, 9 को एंड 12 को, बाकी किसी को भी एस्पेक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से 9 साइन भी द्विस्वभाव राशि है तो ये बाकी तीनों द्विस्वभाव राशियों को एस्पेक्ट करेंगे। तो आपको ये इनका नेचर पता होना चाहिए कौन सी राशि कौन सी है। अभी मुझे वैसे ही एग्जांपल ले लेता हूँ, 8 साइन किस किस को एस्पेक्ट करना है ये देखना है। तो 8 साइन किस कैटेगरी में आता है आप यहाँ पे देखेंगे।
स्थिर में आता है, तो ये किनको एस्पेक्ट करेगा? चर राशियों को। मगर अपने पास वाली को 7 को नहीं करेगा, 8, 1, 4 और 10 को एस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये 8 साइन कहाँ पर गया? ये 8 साइन है, तो एस्पेक्ट करेगा, 1 को करेगा, 4 को करेगा, 10 को करेगा, मगर 7 को नहीं करेगा। उम्मीद है आपको राशियों का एस्पेक्ट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी इसमें आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप इंडिविजुअली मुझे कमेंट करिएगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपकी जो भी डाउट है उन्हें सर्टेनली क्लियर कर दूंगा। आगे अब हम बात करते हैं जो मैंने और टॉपिक्स बताए थे यहाँ पर स्टार्टिंग में। कारकांश लग्न, आरूढ़ लग्न, उपपद, दारापद, श्वास लग्न और पद और बीज भाव हम किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले अब मैं बात करने वाला हूँ कारकांश लग्न की। कारकांश लग्न निकालने का क्या तरीका है जेमिनी के अंदर। कारकांश लग्न निकालने के लिए आपको कारकों की, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, फिर मैं बता देता हूँ। 7 तरीके के कारक हैं, जो जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उसे हम आत्मकारक बोलते हैं। कुंडली के अंदर जिस भी प्लेनेट की हाईएस्ट डिग्री है उसको आत्मकारक बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ एक कुंडली ले रहा हूँ, तो इसमें यदि आप सभी की डिग्री साथ साथ में लिखी हुई है तो सबसे ज़्यादा डिग्री आपको नज़र आएगी वो जुपिटर की नज़र आएगी, और वो 29 डिग्री है। जुपिटर की हाईएस्ट डिग्री है, 29 डिग्री है यहाँ पर, बाकी आपको सब दिख रही होंगी डिग्रीज। तो ये इसका आत्मकारक हो गया जुपिटर। तो कारकांश लग्न निकालने के लिए हमें सबसे पहले आत्मकारक देखना है D1 और बर्थ चार्ट के अंदर। कुंडली के अंदर जिस भी ग्रह की सबसे ज़्यादा डिग्रीज हैं, हाईएस्ट अंश हैं, उसको हम आत्मकारक बोलते हैं। अब आपको क्या करना है कारकांश लग्न निकालने के लिए, उसी को हम, इसी ग्रह को जाकर अब हम D9 या नवांश चार्ट में देखेंगे। D9 या नवांश चार्ट में देखेंगे। तो नवांश चार्ट आप जिस भी ऐप को यूज़ करोगे मोबाइल के को, तो D9 चार्ट में आप जाएंगे, उसको नवांश चार्ट बोलते हैं। वहाँ पर जाकर आप देखेंगे कि ये जुपिटर जो आत्मकारक है वो किस नंबर की राशि में जाकर बैठ गया है। तो यहाँ पर नवांश चार्ट मैंने बनाया हुआ नहीं है, पर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 साइन में जाकर बैठेगा, 6 साइन में होगा ये। तो जो नवांश चार्ट का जो 6 साइन है उसे हम श्वास लग्न बोलते हैं। श्वास लग्न किसे बोलते हैं? D1 चार्ट का जो आत्मकारक मतलब हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट D9 चार्ट में जिस भी राशि में जाकर बैठ गया है वो D9 चार्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसे हम श्वास लग्न बोलेंगे। और उसी साइन को उठाकर, उसी नंबर को उठाकर अब D1 चार्ट में लिया हो। यहाँ पे 6 मैंने बताया था कि जुपिटर D9 चार्ट में 6 में गया है, तो वही 6 यहाँ पर ये कारकांश लग्न हो जाएगी। ये KL होगी आपकी कारकांश लग्न। तो श्वास लग्न और कारकांश लग्न दोनों का मैं एक साथ बताया आपको, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। बिल्कुल इजी है, सेंटेंस को ध्यान से सुने। D1 चार्ट का आत्मकारक, आत्मकारक वो ग्रह होता है या प्लेनेट होता है जिसकी डिग्री हाईएस्ट होती है D1 चार्ट में। जैसे यहाँ जुपिटर हमने निकाला है, इस जुपिटर को आप नवांश चार्ट में जाकर देखिए, जिस भी राशि में बैठ गया है ये वही राशि श्वास लग्न होगी। श्वास लग्न नवांश चार्ट में होती है। तो ये जुपिटर यदि इसका आप नवांश चार्ट देखेंगे तो वो 6 साइन में जाकर बैठा है। तो 6 साइन में आप वहाँ पर श्वास लग्न बोलेंगे, और उसी 6 साइन को जब हम उसके बर्थ चार्ट में ले आएंगे तो वो 6 साइन उसकी कारकांश लग्न हो जाएगी। तो कारकांश लग्न बर्थ चार्ट में होती है D1 चार्ट में, और वो आत्मकारक जिस भी राशि के अंदर नवांश चार्ट में जाकर बैठता है उसी राशि को बर्थ चार्ट में हम कारकांश लग्न कहेंगे। तो यहाँ पे 6 ये कारकांश लग्न होगी। हमने कारकांश लग्न निकाल ली, इसको मैं KL लिख देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, और KL ही यूज़ करते हैं। अब आते हैं, मैं बाकी लग्नों की बात करूँगा। आरूढ़ लग्न, तो 2 लग्न मैंने बता दी थी, कारकांश और श्वास। आरूढ़ लग्न या पद लग्न एक ही बात है।
कोई कोई उसे पद लग्न बोलता है और कोई कोई उसे आरूढ़ लग्न बोलता है। आरूढ़ लग्न को शॉर्ट फॉर्म में AL बोलते हैं। आरूढ़ लग्न को शॉर्ट फॉर्म में AL बोलते हैं या PL भी बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपको PL लिखा हो या AL लिखा हो कहीं पे तो आपको समझ में आना चाहिए कि आरूढ़ लग्न बोल रहा है जेमिनी के अंदर। इसे कैसे निकालते हैं, देखिए बड़ा आसान तरीका है इसे निकालने का। ये मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ KL को। आपको सभी कुंडलियों में जेमिनी में KL भी निकालनी पड़ती है, कारकांश लग्न, आरूढ़ लग्न भी निकालनी पड़ती है, उपपद लग्न भी, ये सब निकाल के मार्क करने पड़ते हैं पहले। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने KL मार्क करना बताया। आरूढ़ लग्न, आरूढ़ कुंडली में जेमिनी में हर एक भाव का एक पद होता है, वो उसका रेप्लिका होता है। जो भाव रिजल्ट देता है आपके यहाँ पर पद भी वैसे ही रिजल्ट देता है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या होता है उसके बारे में मैं इंडिविजुअली अलग अलग भावों के पदों के बारे में बात करूंगा लेटर ऑन। अभी मैं आपको निकालना बता रहा हूँ किस तरीके से निकालते हैं, जिससे अंडरस्टैंडिंग हो कि हम पद कैसे निकालेंगे। तो जो लग्न का पद होता है उसे हम आरूढ़ पद या आरूढ़ लग्न बोलते हैं या पद लग्न बोलते हैं। तो लग्न का पद निकालने का सिंपल तरीका, हर एक भाव का पद ऐसे ही निकालोगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये लग्न है, 9 साइन लिखा हुआ है लग्न पर, तो आपको 9 साइन का लॉर्ड या स्वामी मालूम होना चाहिए। किन राशियों का कौन लॉर्ड होता है, यदि आपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो कुंडली कैसे देखें सीरीज़ के 1 से लेकर 9 तक वीडियो आप देख लें, आपको किस राशि का कौन स्वामी होता है वो पता चल जाएगा, और वो ज़रूरी है, वो पता होना चाहिए। तो 9 और 12 राशियों का स्वामी होता है जुपिटर, गुरु। तो मैं फिर बता देता हूँ अभी स्टार्टिंग में जिन्हें नहीं पता है। 1 और 8 का स्वामी मंगल या मार्स, 2 और 7 का स्वामी शुक्र या वीनस, 3 और 6 का स्वामी बुध या मरकरी, 4 का स्वामी मून या चंद्रमा, 5 का स्वामी सूर्य या सन, और 10 और 11 का स्वामी सैटर्न होता है। सैटर्न मीन्स शनि। राहु और केतु किन्हीं भी राशियों के स्वामी नहीं होते। हम जो पढ़ेंगे उसमें हम ना ही तो राहु केतु की दृष्टि मानेंगे, ना ही उन्हें ऊंच और नीच का मानेंगे, ना ही उनका कोई एस्पेक्ट मानकर चलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, मैंने स्वामी भी आपको बता दिए, आपने नोट कर लिए होंगे, तो अब आपके काम आ जाएगा। लग्न के अंदर जो साइन है वो देख लीजिए, पद लग्न निकालनी है तो इससे इसके स्वामी तक गिनिए, काउंट करिए। तो इसका स्वामी बिल्कुल अगले भाव में ही जाकर बैठ गया है। तो आप काउंट करेंगे तो काउंट इसको खुद को भी लेके चलना है, ये नहीं कि आगे से काउंट करें, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये दूसरे भाव में बैठा हुआ है लग्न का स्वामी। तो जो स्वामी तक जितनी आपने काउंटिंग की है उतनी ही काउंटिंग स्वामी से भी करिए, लॉर्ड से भी। तो आपने लग्न से जब इसके लॉर्ड तक गए तो 2 काउंट हुआ, अब आपके लॉर्ड से भी 2 काउंट करिए, उसमें इसे इस भाव को भी कंसीडर करना है 1 2, जहाँ पे जाके रुके वो पद लग्न हो गई। पद लग्न निकालने का तरीका क्या है कि लग्न से लग्न के लॉर्ड तक काउंट करिए, जितना नंबर आया उतना ही लग्न लॉर्ड से आगे काउंट करिए, तो जिस भी भाव में जाएंगे वो पद लग्न हो जाएगी। तो यहाँ पे पद लग्न आपकी ये आ गई, देखिए ये PL हो गया, जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, 3rd भाव में 11 आपकी 11 नंबर का मतलब हो गया एक्वेरियस, कुंभ, इसकी पद लग्न होगी। मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूँ पद लग्न को क्लियर करने के लिए। ये एक और कुंडली ले लीजिए, इसमें पद लग्न आपको निकालना है। तो यहाँ पर लग्न में 2 साइन है, टॉरस या वृषभ, इसका स्वामी वीनस या शुक्र होता है। तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया, इससे इसके स्वामी वीनस तक आप जाएंगे और गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है। तो आपने लग्न से उसके स्वामी तक गए, 12 काउंट किया। अब स्वामी से फिर आपको 12 काउंट करना है, उतना ही काउंट करना है जितना लग्न से उसका स्वामी दूर है, उसके स्वामी से पद लग्न उतनी ही दूर होगी, ऐसे मान के चलिए। तो यहाँ से 12 काउंट करेंगे फिर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर आकर रुके, ये इसकी पद लग्न होगी। मीन राशि या पाइसेस साइन इसकी पद लग्न हो गई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, इसकी लग्न 4 है कैंसर,
या कर्क, इससे इसके स्वामी तक काउंट करेंगे। स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो अब गिनिए, देखिए 1 2 3 4, तो 4 काउंट किया। अब स्वामी से फिर 4 काउंट करिए, 1 2 3 4, तो ये 10 साइन कैप्रिकॉर्न या मकर, इसकी पद लग्न हो गई। आरूढ़ लग्न या पद लग्न निकालना अब आपको आ गया होगा। इसका जो भी लॉर्ड है उसे पद लग्न लॉर्ड बोलते हैं। जैसे इस केस में पद लग्न आपकी 10 साइन आई, 10 साइन का लॉर्ड सैटर्न या शनि होता है, तो पद लग्न लॉर्ड आपका शनि हो गया यहाँ पर। इस तरीके से हम पद लग्न निकाल सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट, आरूढ़ लग्न मैंने निकालना बता दिया, कारकांश लग्न निकालना बता दिया, स्वांस लग्न निकालना बता दिया। अब उपपद लग्न, उपपद लग्न जैसे आरूढ़ लग्न या पद लग्न, लग्न की पद होता है, लग्न पद भी बोलते हैं उसे, इसलिए पद लग्न बोला जाता है। इसी तरीके से उपपद 12वें भाव के पद को उपपद बोलते हैं, 12वें भाव के पद को उपपद बोलते हैं। तो 12वां भाव यहाँ पर ये है 8 साइन। तो जैसे अभी मैंने लग्न का पद निकाला था वैसे ही 12वें भाव का पद निकालेंगे। तो 8 साइन से इसके लॉर्ड तक जाएंगे। 8 वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो का लॉर्ड मंगल होता है, तो मंगल तक काउंट करेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3, मंगल या मार्स यहाँ पर बैठा हुआ है, तो मार्स तक काउंट किया, 3 हुआ। अब यहाँ से मार्स से फिर 3 काउंट करेंगे, लॉर्ड से भी 1 2 3, तो इसका उपपद यहाँ पर आ रहा है 12 साइन या मीन राशि में उपपद हो गया। और इसका जो लॉर्ड होगा 12 साइन या मीन राशि का लॉर्ड जुपिटर या गुरु उपपद लॉर्ड कहलाता है। उपपद निकालने का फिर से मैं इसमें देखता हूँ उपपद हम कैसे निकालेंगे। 12वें भाव के पद को उपपद बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 साइन है, 1 साइन मतलब एरीज या मेष राशि का स्वामी भी मंगल या मार्स होता है। तो यहाँ से हम मार्स तक काउंट करेंगे। देखिए मार्स कहाँ पे बैठा हुआ है, ये इससे 12वें भाव में बैठा है। आप गिनेंगे तो 12 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 12वें भाव से आप उसके स्वामी तक गए तो 12 आया। अब यहाँ से फिर 12 काउंट करेंगे हम। तो यहाँ से 12 काउंट करने पर आप यहाँ आ जाओगे, काउंट कर लेना। तो इसकी उपपद लग्न 11 हो गई एक्वेरियस, और उसका लॉर्ड सैटर्न या शनि हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लो उपपद निकालने के लिए। ये 12वां भाव है, तो 12वें भाव का स्वामी देखिए 3 है, इसका स्वामी होगा मरकरी या बुध। तो यहाँ से बुध तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब बुध इसके स्वामी से फिर 7 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका उपपद लग्न ये खुद 3 आ गया, इसी भाव में आ गया उपपद भी, और इसका लॉर्ड उपपद लग्न लॉर्ड आपका मरकरी हो जाएगा। तो आई होप आपको उपपद निकालना आ गया होगा। अब मैं किसी भी भाव का पद निकालवा रहा हूँ, उनमें जो 7वें भाव का पद होता है उसे हम दारा पद बोलते हैं। 7वां भाव दारा मीन्स पत्नी होता है, और पत्नी का भाव 7वां होता है, या हस्बैंड उसका भाव 7वां होता है। जीवन साथी या कंपेनियन जो भी होता है आपका लाइफ पार्टनर, उसका हाउस इज 7th वन। 7th का जो भी पद होता है उसे हम दारा पद बोलते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको लग्न पद निकलवाया था, 12th हाउस पद निकलवाया था जिसे उपपद बोलते हैं, ऐसे ही 7th हाउस पद को हम दारा पद बोलते हैं। तो आप ये सभी का मेथड सेम होगा, केवल इन तीनों को अलग अलग नाम दे रखे हैं कि जो लग्न का पद है उसे हम आरूढ़ लग्न या पद लग्न भी बोल देते हैं, जो 12वें भाव का पद है उसे उपपद बोल देते हैं, और जो 7वें भाव का पद है उसे दारा पद बोल देते हैं। अब 7वें भाव का पद निकलवाना बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 7वां भाव है, इससे इसके लॉर्ड तक जाइए, स्वामी तक। इसका स्वामी होगा मरकरी या बुध, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी या 3 साइन लिखा हुआ है, मिथुन राशि, उसका स्वामी बुध होता है। तो यहाँ पे बुध तक गिनेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हुआ। अब बुध से या मरकरी से फिर 10 काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आए तो इसका मतलब इसका दारा पद 9 साइन हो गया, सेजिटेरियस या धनु राशि, और दारा पद का लॉर्ड आपका जुपिटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दारा पद निकाल सकते हैं। अब आप किसी भी हाउस का पद निकाल सकते हो। आपसे कहे 5th पद निकालो, 5P से रिप्रेजेंट करते हैं 5th पद। यहाँ पे 5th पद का मतलब होगा 5वें भाव का पद। आपसे कहा जाए 3rd पद निकालो तो 3रे भाव का पद, 4th पद निकालो तो 4थे भाव का पद।
अब फिफ्थ पद आपसे निकालने के लिए कहा जाए, सभी 12 भावों के पद होते हैं, जिसमें लग्न के पद को पद लग्न या आरूढ़ लग्न बोलते हैं, 12वें भाव के पद को उपपद लग्न बोलते हैं और 7वें भाव के पद को दारा पद बोलते हैं। ऐसे ही हर एक भाव के पद को उसके नंबर के आगे पद लगा देते हैं। जैसे दूसरे भाव का पद है तो द्वितीय पद बोल देंगे, तीसरे भाव का पद है तृतीय पद बोल देंगे, चौथे भाव का पद है फोर्थ पद बोल देंगे, 5वें भाव का पद है उसके 5वां पद बोल देंगे। 5P लिख देते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ 5वें भाव का पद मैं निकालना बताता हूँ। तो 5वां भाव में एक साइन है, इसका लॉर्ड मार्स है, वहाँ तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में लॉर्ड है। अब वहाँ से लॉर्ड से फिर 10 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये फिफ्थ पद हो गया। इसी तरीके से हम सभी के सभी 12 भावों के पद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट में इसमें जो आपको बता रहा हूँ वो है DKN। DKN एक्चुअली होता है जो दारा कारक नवांश में जिस राशि में चला गया हो, दारा कारक नवांश में जिस राशि में चला गया हो, उस राशि को यदि हम बर्थ चार्ट में लिखें तो उसको DKN बोलते हैं। नवांश ऑफ दारा कारक है इसका मतलब, नवांश ऑफ दारा कारक DKN। ये हम यूज़ करेंगे मैरिज एस्ट्रोलॉजी में DKN। तो यहाँ पे जैसे इस केस में मैं DKN निकालता हूँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले DK पता होना चाहिए दारा कारक। तो दारा कारक वो प्लेनेट होता है जिसकी डिग्री सबसे कम हो। इस कुंडली में आप देखोगे तो सैटर्न या शनि की डिग्री 1 डिग्री है, तो ये दारा कारक हो गया। 7 प्लेनेट में जिसकी डिग्री सबसे कम है वो दारा कारक है। अब ये दारा कारक नवांश में कहाँ गया होगा, तो आप इसका नवांश चार्ट निकाल लेना। नवांश चार्ट में शनि जिस भी साइन में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मैं वैसे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 4 साइन में बैठा होगा, कैंसर राशि में, कर्क राशि में बैठा होगा। तो कर्क राशि इसका DKN हो गया, यहाँ पे DKN लिख देंगे हम। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास में राशियों की दृष्टि, किस तरीके से हम अलग अलग तरीके के भावों के पद निकालते हैं, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को प्लीज़ स्लो करके 2 बार में देखें और इनके नोट्स प्रिपेयर करें। बहुत आसान चीज़ें हैं। आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।